हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 जून 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आप लॉग इन करेंगे अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं। सब्सक्रिप्शन का प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार देखेंगे खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि 90 से 95% तक हम वो करंट अफेयर कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, और चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की, यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की टीम की जो इतना मेहनत करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको किस तरह से करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा वो आप यहां पे देख सकते हो। आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा। डेली में 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक का क्विज जो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली होगा, वीकली में आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर पूरे सप्ताह के, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और क्विज जो कि हर सप्ताह आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट करोगे। मंथली में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलती हैं। डिटेल करंट अफेयर्स मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और दोस्तों पॉकेट पीडीएफ मिलेगी जिसमें 2 लाइनर 3 लाइनर में करंट अफेयर होंगे। आप अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सकते हो। और आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए चुने गए हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 पीडीएफ में आपको अलग अलग तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे। और बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन होगा जिसमें बैंकिंग के स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। 3 तरह की चीजें, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और क्विज होगा जो आप हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दोगे। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ, जो कि आप अगर पूरा करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हो, जितना भी गुजर चुका है 2021 का, तो आप एग्जाम पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा, डिटेल में भी मिलेगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको बताए जाएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट करंट अफेयर भी आपको दिए जाएंगे। और दोस्तों, इसमें खास बात क्या है कि हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो सबके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है। सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आपने जीमेल के आईडी के थ्रू अपना जो है वो लॉगिन कर लेना है, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम है, एक बार चेक जरूर करो और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लो अगर आप इस कोड का यूज करोगे। और गाइज, इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं 19 जून 2021 का करंट अफेयर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो डिस्कस करेंगे, लेकिन यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यही आप मोटिवेशन हमें प्रोवाइड कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपने अगर पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे हो। और गाइस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज वन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फॉर 2021। कल हमने एक दिन किया था दोस्तों, वो दिन कौन सा था? वो था डिजर्टिफिकेशन दिन, मतलब आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस डे फॉर टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो कि 17 जून को मनाया जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फॉर 2021। ये किसको मिला है? एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। उन्होंने फॉरेस्ट्री के लिए बहुत काम किया, खास करके उस एरिया में जो कि एक डेजर्ट एरिया है, और वो है एरिया इंडिया का कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में डेजर्ट को फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करने में इस बंदे ने बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले किया है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? फेमिलियल फॉरेस्ट्री। तो याद रखना है दोस्तों, डी जो है वो क्या होगा? आंसर होगा। अब देख सकते हो, फेमिलियल फॉरेस्ट्री 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। ये अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? बोन, जर्मनी के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस बंदे की है। ये आइडिया जो था वो था श्याम सुंदर जियानी का, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर के अंदर राजस्थान में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि यार एक पौधे को लगाना है जिसको आप फैमिली की तरह जो है वो ट्रीट करोगे, और आपकी फैमिली का वो एक ग्रीन मेंबर जो है होगा। और पिछले 17 साल के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2.5 मिलियन ट्रीज से भी ज्यादा जो है ट्रीज को प्लांट किया है, जिसमें 15,000 गांव जो है वो शामिल हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें लैंड फॉर लाइफ अवार्ड के बारे में भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि ये अवार्ड जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है लैंड कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन कैटेगरी के अंदर जो दिया जाता है, जिसको यूएनसीसीडी ने लॉन्च किया था, मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन
टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और ये हर 2 साल के अंदर दिया जाता है जिन्होंने लैंड को बैलेंस करने के लिए काम किया है, मतलब जिन्होंने कोई इनोवेशन आइडिया दिया है या जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। तो आपने एक तो श्याम सुंदर जियानी का नाम याद रखना है, एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फेमिलियल फॉरेस्ट्री, इनको ये अवार्ड मिला है, अवार्ड का नाम लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फॉर 2021। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। क्या करते हैं ये नाम से पता लग रहा है कि इन्होंने फॉरेस्ट लगाए हैं और घरों को मोटिवेट किया है कि आपने पेड़ों को लगाना है। और पिछले 17 साल के अंदर इन्होंने, आप कह सकते हो 2.5 मिलियन से भी ज्यादा जो है वो पेड़ों को लगाया, और जिसमें 15,000 से ज्यादा गांव जो है वो शामिल हैं। और मतलब फेमिलियल फॉरेस्ट्री को ज्वाइन करने वाले लोग भी जो है बहुत हैं, 1 मिलियन फैमिली से ज्यादा फैमिलीज ने इसको ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसीलिए जो है वो इतने पौधे वहां पे लगाए गए। तो राजस्थान का डेजर्ट एरिया जो है वो मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उसको हमने कवर किया, खास करके वेस्टर्न राजस्थान। और दोस्तों यूएनसीसीडी के बारे में याद रखना है, 1994 में इसको बनाया गया था। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है बोन जर्मनी के अंदर, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन बाकी ऑप्शंस जो आप यहां पे देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक आप देख रहे हो IREDA, इसका मतलब है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिनको रिसेंटली अवार्ड कौन सा मिला है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। याद रखना है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है, ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट है स्पाइस हेल्थ, मतलब जो स्पाइस जेट हमारा एयरक्राफ्ट है उनकी ही एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, स्पाइस हेल्थ। इनको अवार्ड कौन सा मिला है, मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन कैटेगरी के अंदर इनको अवार्ड मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के अंदर इनको अवार्ड मिला है। गोल्ड अवार्ड इनको दिया गया है। एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड कहा जाता है इसको, याद रखना है कौन सा कहा जाता है, स्टीवी अवार्ड या स्टीव अवार्ड भी आप किसको कह सकते हो। HDFC बैंक को दोस्तों बहुत ही फेमस अवार्ड मिला है, कहा गया है इंडिया बेस्ट बैंक फॉर SME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है, एशिया मनी की तरफ से यह अवार्ड दिया गया है। तो सारी ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कभी भी रैंक का क्वेश्चन आता है मैं हमेशा बताता हूं कि आपने 3 चीजें जो है वो इसमें याद रखनी होती हैं। कौन कौन सी, एक तो कि ये रैंक जो है वो किसने पब्लिश किया है, दूसरा इंडिया का रैंक क्या है, और तीसरा कौन सी कंट्री ने जो है वो उसको टॉप किया है। तो ये तीनों चीजों के साथ जो है वो हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक दो पॉइंट्स जो और इंपॉर्टेंट है उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे कवर। तो इंडिया का रैंक दोस्तों कौन सा है, 135th, मतलब आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। और इस रैंक को रिलीज किसने किया, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखना है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इसको रिलीज किया है। और कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, आइसलैंड ने इसके अंदर टॉप किया है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 135th रैंक इंडिया का। तो यहां पे भी आप देख सकते हो सेम चीज लिखी हुई है। और ये रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से इसको रिलीज किया जाता है। कहाँ का इंस्टीट्यूट है याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है। आइसलैंड ने इसके अंदर टॉप किया है दोस्तों। न्यूजीलैंड जो है वो दूसरे स्थान पे, और तीसरा स्थान डेनमार्क, फिर से दूसरा और तीसरा याद रखना। इसमें लास्ट रैंक याद रख सकते हो, अफगानिस्तान का जो है वो क्या है, लास्ट रैंक है। इसका मतलब क्लियर है 163 कंट्रीज को आंका गया है और इंडिया का रैंक कौन सा है, 135 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर। इंडिया का स्कोर 2.553 है और इंडिया इतने रैंक पे आंका गया है, जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि इंडिया लो स्टेट ऑफ पीस में आ चुका है। मतलब इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, आगे से बढ़ रहे हैं। ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो। लेकिन पिछले साल से या पिछले रैंक से इंडिया का रैंक थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। पिछली बार इंडिया का रैंक 139 था, अब जो है वो 135 आया है। और दोस्तों आपने याद रखना है कि अगर मैं सिर्फ रीजन वाइज बात करता हूं तो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है, जिसको MENA रीजन कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा जो है वो खराब एरिया है जिसमें पीस नहीं है, मतलब लीस्ट पीसफुल रीजन है पूरे वर्ल्ड का। और सबसे ज्यादा पीसफुल रीजन कौन सा है दोस्तों, यूरोप का है। इवन टॉप 10 कंट्रीज में 8 कंट्रीज जो है वो केवल यूरोप की ही आपको मिलेंगी। और इसमें दोस्तों 3 डोमेन्स के बेसिस पे चेक किया जाता है कि कौन सी कंट्री पीसफुल है, कौन सी कंट्री नहीं है। सोसाइटी में सेफ्टी है या नहीं, या सिक्योरिटी है या नहीं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है या नहीं, और साथ ही साथ जो है वो कितनी कंट्रीज के साथ इनके संबंध है, जिनके साथ खराब है या अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें देख के जो कवर किया जाता है। इवन इसमें 99.7% पॉपुलेशन कवर हो जाती है, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे ये इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। इस चीज को आपने याद रखना है, जो भी चीजें मैंने बताई हैं। और इसमें 3 डोमेन्स जो मैंने अभी बताए वो सारे के सारे इसमें कंपेयर किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके साथ ही बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों के साथ आपको छोड़ रहा हूं, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं 4 चीजें। पब्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है। इंडिया का रैंक 135, टॉप कंट्री आइसलैंड है। और जो आप कह सकते हो लीस्ट कंट्री जो
कि मतलब बिल्कुल पीसफुल नहीं है, वो कौन सी है? अफगानिस्तान है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें याद रखनी है। और बाकी ऑप्शंस में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। यहां पे आप देख रहे हो बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में अगर आप देखोगे, यहां पे आपको दिख रहा है 4th रैंक। ये 4th रैंक है दोस्तों इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, चाहिए इतना याद कर लो। इसमें इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है? 4th रैंक है दोस्तों। और ये अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल की तरफ से रिलीज किया गया। और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिवनेस रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा कंट्री रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 40th रैंक है इंडिया का इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर। याद रखना है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रिलीज किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही इसमें टॉप पे है। 121st इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, याद रखना इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। और ये कौन टॉप करता है? सिंगापुर टॉप करता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। फिर से एक इंडेक्स की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की। इंडिया का रैंक इसमें कौन सा है? तो नाम से पता लग रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का मतलब है जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हमने 2030 तक अचीव करने हैं, उसको सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री जो अब अचीव कर रही है या कौन सी कंट्री अचीव कर सकती है 2030, उसके बेसिस पे ये चल रहा है। और इसमें कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है उसने इसको पब्लिश किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने इसको पब्लिश किया, जो कि आप कह सकते हो जिसका हेडक्वार्टर पेरिस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों में है, मतलब न्यूयॉर्क में है। और इंडिया का स्थान जो है वो दोस्तों इसमें 120th है। याद रखना है 117th नहीं है, 120th रैंक है इंडिया का। और इसमें एक बात और, कौन सी कंट्री ने इसमें टॉप किया है? टॉप किया दोस्तों फिनलैंड ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे आगे कौन सी कंट्री चल रही है? फिनलैंड। इंडिया का रैंक फिर से इसमें जो है वो पीछे है। और कितनी कंट्रीज को आंका गया है? 165 कंट्रीज को दोस्तों इसमें आंका गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, इंडिया रैंक्स 120th एंड फिनलैंड होल्ड द फर्स्ट पोजीशन। और ये रिलीज किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की तरफ से। इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि इसका हेडक्वार्टर दो जगह पे है, एक तो फ्रांस पेरिस के अंदर और एक आप कह सकते हो कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और फिनलैंड ने टॉप किया है। सिर्फ टॉप कंट्री याद करेंगे, स्वीडन और डेनमार्क याद करने की जरूरत नहीं है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है दोस्तों वो 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इसमें आंका गया है। और ये 2015 के बाद से जो है वो रिलीज हो रही है, क्योंकि 2015 में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो स्टार्ट हुए थे। और इसमें जो डाटा लिया जाता है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, लाइक यूनाइटेड नेशंस, इसमें वर्ल्ड बैंक का, IMF का और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं देश की, उसका भी जो है वो सहयोग इसमें लिया जाता है। और इंडिया का जो स्कोर है 60.1 है, 120th रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 165 कंट्रीज। और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे लीस्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है, वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। जैसे कि हमने ग्लोबल पीस में देखा कि सबसे नीचे कंट्री कौन सी थी, वो थी अफगानिस्तान। इसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो 165th नंबर पे, क्योंकि टोटल कितनी कंट्रीज आकी गई हैं? 165। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से नीति आयोग ने भी रिसेंटली स्टेट लेवल पे जो है वो 3rd रिपोर्ट अपनी इशू की थी। तीसरी बार उन्होंने अपना स्टेट लेवल पे रैंक जो है वो इशू किया था 2020-21 का, जिसमें केरला जो है वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर रहा है। तो केरला टॉप पे है। और वर्स्ट स्टेट जो है वो कौन सी है? बिहार। मतलब बिहार जो है वो नहीं अचीव कर पा रहा, वन ऑफ द पुअर स्टेट ऑफ इंडिया। उड़ीसा और बिहार जो है वन ऑफ द पुअर स्टेट्स ऑफ इंडिया है। और ये चीजें आपने याद रखनी है। जो भी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको सुनोगे ध्यान से तो आपको जरूर याद रहेंगी। जो बाकी ऑप्शंस है दोस्तों वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन 111th इंडिया का रैंक है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। याद रखना है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। और 2020 का इसमें अमेरिकन थिंक टैंक है जो काटो इंस्टीट्यूट एंड द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, दोनों इसको कनाडा का जो मिलके जो है वो रिलीज करते हैं। कौन सी कंट्री इसमें टॉप करती है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है 131st, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 2020 का। इसमें इंडिया का स्थान जो 121st है, 131st है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है। 10th रैंक इंडिया का है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। और ये इंडेक्स जो है वो स्वीडन टॉप करता है।
स्वीडन टॉप करता है। तो सारे इंडेक्स हो चुके हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वेश्चंस, जिसको हम डिटेल में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यही उम्मीद है कि आप इसको लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और ये वीडियो आपको लेट इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मिस हैपनिंग हुई फैमिली के अंदर, जिसके कारण 2 फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई और लास्ट रिचुअल्स थे उनके कल जो है वो लास्ट रिचुअल्स खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए आपको ये दोनों वीडियोस आज मिल रही हैं, 18 की भी और 19 की भी। लेकिन कल से फिर से आपको वीडियो जो है वो सुबह मिल जाया करेगी। खास करके हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि उनको वीडियो सुबह ही मिला करेगी। और दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विच वाज लॉन्च्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट। तो 2 चीजें हैं, एक तो ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिलीज किया गया है या इसको लॉन्च किया गया है, और दूसरा है ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। और एक का नाम है ई पाठशाला, एक का नाम है ई मूल्यांकन। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड सी। तो आप देख सकते हो ओडिशा के जो स्कूल और मास एजुकेशन मिनिस्टर समीर रंजन दास जी, जो कि आपने नाम याद नहीं रखना, इन्होंने 2 पोर्टल्स को क्या किया है, रिलीज किया है। तो आप नाम से भी आइडिया लगा सकते हो कि ई पाठशाला का मतलब क्या होगा कि ऑनलाइन पाठशाला, जिसमें आपको पेपर वर्क मिलेगा, आपको ऑडियोज मिलेंगी, मूवीज मिलेंगी, सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हो। और साथ ही साथ इस ई कंटेंट का फायदा ये भी होगा कि आप अपनी सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, अपने आप से पढ़ सकते हो, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, आपका एनालिसिस होगा, प्रॉपर असेसमेंट्स होंगे, ये सारा कुछ आपको ई पाठशाला प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। नेक्स्ट होगा ई मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का मतलब है कि आपको आंका जाएगा इसके बेसिस पे, मतलब कह सकते हो कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट यहां पे मिलेंगे, मॉडल क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए जो है तैयार हो सको। और साथ ही साथ जो टीचर होगा पर्टिकुलरली किसी भी सब्जेक्ट का, वो अपने एग्जाम यहीं पे कंडक्ट करवा सकता है, एग्जामिनेशन यहीं पे कंडक्ट करवा सकता है, फाइनल एग्जाम भी यहीं पे कंडक्ट करवा सकता है। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ई पाठशाला पढ़ने के लिए, ई मूल्यांकन टेस्ट के लिए, तो दोनों चीजें याद रहेंगी। और ओडिशा ने रिसेंटली कहा है कि जो बच्चे मतलब स्कूल में दाखिला तो ले लेते हैं लेकिन बाद में छोड़ के चले जाते हैं, उनका जो है वो घर में जाके जो है वो सर्वे करेंगे। साथ में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो दूसरी जगह पे काम करते थे, वापस आ गए, तो उनका भी घर जाके जो है वो क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, देखेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और उनके लिए स्पेशली जो है, मतलब स्पेशली इन बच्चों के लिए जो है वो YouTube के ऊपर स्ट्रीमिंग चैनल जो है वो खोल रहे हैं। वो YouTube के ऊपर स्ट्रीमिंग चैनल होगा क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। और जून 21 जब इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करेंगे, तब इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों ओडिशा ऑलरेडी शिक्षा दर्पण जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका है। शिक्षा दर्पण जो है वो क्लास 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए था, लेकिन अभी इन्होंने कह दिया कि जो शिक्षा हमारे पास संजोग होगा और शिक्षा दर्पण होगा, उसके अंदर हम एक व्हाट्सएप बेस्ड प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट करें। मतलब व्हाट्सएप पे आपको ई कंटेंट जो है वो सप्लाई किया जाएगा। तो वो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को दिया जाएगा, फर्स्ट क्लास से लेके 12 तक। ये होगा शिक्षा संजोग के अंदर। लेकिन शिक्षा दर्पण का भी यही काम है कि वो जनरली या रेडियो पाठशाला आप कह सकते हो या शिक्षा दर्पण आप कह सकते हो, उसमें भी जो कंटेंट है क्लासेस का वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो क्लास 10th 11th और 12th का है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपने याद रखने। ये ओडिशा गवर्नमेंट के हैं। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर आपको पता है दोस्तों कौन है, नवीन पटनायक जी। कौन है, नवीन पटनायक जी। और गवर्नर हैं दोस्तों ओडिशा के गणेशी लाल। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, ओडिशा के 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से, एक तो बीतरकनिका नेशनल पार्क, बीतरकनिका, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, सिमलीपाल दोस्तों एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये सारी चीजें याद रखनी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Who has been appointed by the center government as counselor in India's permanent mission in the World Trade Organization? सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस को लीड करेगा इंडिया की तरफ से। और वो बंदा कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो नाम, आशीष चंदोरकर जी। तो इनको जो है वो यहाँ पे पॉइंट किया गया है। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपॉइंटमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आशीष चंदोरकर एज डायरेक्टर एट इंडियाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिशन, सिर्फ इतना याद रखना है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह अपॉइंटमेंट की गई है। और नाम जो है वो मतलब आपको आसान होगा याद रखना इसको, बिल्कुल। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम ऑलमोस्ट जो है वो एक आधा दिन छोड़ के कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके बारे में जिक्र करते हैं। फिर से बता देता हूं कि 1995 में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इंडिया जो है वो तब से मेंबर है और 164 कंट्रीज मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर है। और दोस्तों यहाँ पे जो बाकी अपॉइंटमेंट्स है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला सिंघानिया, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया 38th प्रेसिडेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, फिकीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का, FLO का।
सुमंत सिन्हा, कल ही इनको एक अवार्ड दिया गया है दोस्तों। कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड, क्योंकि ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? रिन्यू पावर के। मार्टिन ग्रिफिथ, इनको रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल लगाया गया है दोस्तों फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स अंडर द यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम। तो सिर्फ एक नाम आपने याद रखना है, मार्टिन ग्रिफिथ्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें सिर्फ आशीष चंदोरकर नाम याद रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया की तरफ से परमानेंट मिशन डायरेक्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी एक्सपेंडेड कार्ड टोकनाइजेशन विद 4 बैंक्स, एसबीआई, इंडसइंड, एचएसबीसी एंड द फेडरल बैंक। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोकनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी पहली बार किसी बैंक के साथ टोकनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, इस बार ये 4 और बैंक्स के साथ कर रही है। अदरवाइज इनका पहले भी बहुत से बैंक्स के साथ जो है ये टोकनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस कार्ड्स, एक्सिस बैंक, एसबीआई कार्ड्स, इनके साथ ऑलरेडी चल रहा है। ये कंपनी दोस्तों कौन सी है? गूगल पे। और टोकनाइजेशन बहुत ही सिक्योर सिस्टम है दोस्तों। क्या होता है इसके अंदर कि मान लो यार आपने कोई पेमेंट करनी है, तो आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर वहां पे लिखोगे, तो उसको लिखोगे तो इसका मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। अब क्या होगा कि आपने जब भी कोई पेमेंट करनी है तो फर्स्ट टाइम आप अपना डिजिट नंबर लिखोगे, उसके बाद आपका एक 16 नंबर का ही एक टोकन जनरेट कर दिया जाएगा, और आपने अगली बार से जो है वो अपना जो कार्ड नंबर है वो नहीं जो है वो उसमें डालना, आपने टोकन नंबर डालना है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी, प्राइवेसी भी उसमें रहेगी, कोई भी डिटेल दोबारा डालने की भी जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं टोकनाइजेशन। तो आप देख सकते हो गूगल पे एक्सपैंड्स कार्ड्स टोकनाइजेशन विद मोर इंडियन बैंक्स, और ये ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा बैंक्स के साथ ये टाई अप कर चुके हैं। अब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तब भी टोकनाइजेशन का यूज़ कर सकते हो, और बहुत से लोग अब इसको यूज़ कर रहे हैं। इवन इसको नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू भी जो है अपने फ़ोन या अपने डिवाइसेस में इसको कनेक्ट करके 2.5 मिलियन वीज़ा मर्चेंट लोकेशंस जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि कार्ड नंबर जो है वो 16 रैंडम करेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा और उसको टोकन कहेंगे, जिससे आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। और गूगल पे की तरफ से इसको किया गया है ऑफिशियली, जो है वो गूगल पे ने इसको 2015 में जो है वो रिलीज कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम पर एंड्रॉयड फोन्स, टैबलेट्स और वॉचेस में अवेलेबल था, लेकिन अब जो है वो बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो आ चुका है। और गूगल के बारे में आपको पता है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सीईओ जो है वो सुंदर पिचाई हैं। तो ये चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच कंट्री इज द चेयरमैन ऑफ 8th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस 2021? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एशियन की 2021 की जो चेयरमैनशिप है दोस्तों किसके पास है? वो है ब्रुनई के पास। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट डिफेंस मिनिस्टर्स की जो एशियन मीटिंग्स होंगी वो भी ब्रुनई ही क्या करेगा? होस्ट करेगा। दूसरी इसमें चीज है, ये नाम बेसिकली क्या है? एशियन प्लस है दोस्तों। एशियन प्लस डिफेंस जो डायलॉग है उसका मतलब क्या है? एक तो एशियन कंट्रीज जो कि 10 हैं, प्लस का मतलब 8 जो है वो डायलॉग पार्टनर जो कि एशियन की मेंबर नहीं है लेकिन वो हिस्सा ले रही हैं, तो उसको हम नाम देते हैं एशियन प्लस। और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर ये प्लस कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। तो बाय डिफॉल्ट यार किसके बारे में बात हुई होगी? ये तो मतलब क्लियर है। इसको इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया होगा? राजनाथ सिंह जी ने अटेंड किया है। और इसमें एक बात और कि इसमें 10 एशियन कंट्रीज तो पार्टिसिपेट करेंगी, 8 डायलॉग पार्टनर कंट्रीज भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें इंडिया एक है, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें चाइना है, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इवन राजनाथ सिंह जी ने स्पेशली कहा है कि हम ओपन और इंक्लूसिव ऑर्डर लेके आना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक बेस जो कंट्रीज हैं वहां पे सॉवरेंटी हो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो, मतलब अपने आप वो टेरिटरी को मैनेज करते हो, और सॉवरेंटी हो मतलब किसी की दखलंदाजी जो है वो उनकी टेरिटरी के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। इंडिया ऑलरेडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में या टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए रोकती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी इंडिया ने यह कहा है कि इंडिया कमिटेड है जो फाइनेंसिंग टेररिज्म को करते हैं उनके खिलाफ इंडिया लड़ता रहेगा। तो मतलब ये इंडिया ने जो खास बातें कही हैं, और इंडिया ने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल लॉज हैं वाटर के रिगार्डिंग, उसको लेके जो है वो इंडिया स्ट्रिक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेगा? काम करेगा। तो इसमें आपने याद रखना है एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस जो है वो 2010 में बनाई गई थी। इसका जो 2021 का चेयरमैनशिप जाता है वो ब्रुनई के पास जाता है, और मेंबर कंट्रीज कितनी है? 10 + 8, 10 एशियन की मेंबर, 8 जो है वो डायलॉग पार्टनर्स हैं। और दोस्तों इसमें याद रखना है कि सिंगापुर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को होस्ट कर रहा है 2021 के, ये याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट विच स्पॉट इन द लिस्ट ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स मनी इन द स्विस बैंक्स ड्यूरिंग 2020। तो स्विस बैंक ने एक लिस्ट जारी की है, जो कि स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है, उसने एक लिस्ट जारी की है फॉरेन क्लाइंट्स की, जिसमें इंडिया का पैसा जो है वो स्विस बैंक्स में बढ़ चुका है दोस्तों। और आपको हैरानी होगी, 20,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो पैसा बढ़ चुका है। मतलब इतना पैसा हो चुका है स्विस बैंक में हमारा। और सरकार कह रही थी कि हम ब्लैक मनी को जो है वो वापस ले आएंगे। और इवन आपको शायद ये भी जान के हैरानी होगी कि 2018 से ये टाई अप भी है हमारा स्विट्जरलैंड के बैंक्स के साथ, कि वो हमें जो है वो एक लिस्ट देंगे जिन जिन के अकाउंट्स हैं वहाँ पे हैं। उसके बाद हमारे पास 2019 में पहली लिस्ट आई भी थी, लेकिन अभी जो है वो उसका क्या होगा, कब एक्शंस लिया जाएगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया का स्थान जो है वो इस फॉरेन क्लाइंट लिस्ट में जिनके पास पैसा है स्विट्जरलैंड के बैंक्स में, उसमें स्थान जो है वो इंडिया का कौन सा है? इंडिया का स्थान दोस्तों इसमें मिलेगा आपको 51st। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी होगा। आप देख सकते हो इंडिया का जो पैसा है वो स्विस बैंक्स में बढ़ चुका है। 20,000 करोड़ जो है वो पैसा उससे भी ज़्यादा जो है वो इवन हो चुका है। अब 20,706 करोड़ रुपया जो है वहाँ पे हो चुका है। इवन पैसा बढ़ा है सिक्योरिटीज़ में, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में, इसमें पैसा इंक्रीज हो चुका है। ये स्टेटमेंट एनुअल बैंक स्टेटिस्टिक्स हैं 2020 के, जो स्विस नेशनल बैंक, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो उन्होंने इसको रिलीज किया है। और इंडिया 20,706 करोड़ के साथ 51st प्लेस पे है, जबकि इंडिया का पिछले साल जो पैसा था वो 6625 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 6600 करोड़ था, अभी 20,000 करोड़ हो गया। अगर आप अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 14,000 करोड़ से ऊपर जो है पैसा बढ़ चुका है। और टॉप स्थान किसका है? यूनाइटेड किंगडम का, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, 377 बिलियन आप कह सकते हो स्विस फ्रैंक जो है वो पड़े हुए हैं, जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है। और दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर आप सिर्फ ब्रिक्स नेशंस को देखोगे, इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, चाइना और रशिया पहले और दूसरे पे आते हैं, और चौथे और पांचवें पे कौन आता है? साउथ अफ्रीका और ब्राजील। मतलब इंडिया जो है वो तीसरे स्थान पे इसमें आएगा। और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो आप कह सकते हो कि सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की तरफ से दी गई हैं। और इसमें जो है मतलब ब्लैक मनी कितनी है ये सारी चीज़ें नहीं बताई हुई, सिर्फ इसमें यह बताया हुआ कि कितना पैसा इंडिया का वहाँ पे पड़ा हुआ है। ब्लैक मनी के बारे में इसमें कोई भी जिक्र नहीं हो रहा, इसको ध्यान में रखना है। तो मिसलीड मत हो जाना किसी भी न्यूज़ के अंदर, है ना। कोई आपको बता रहा है कि इतना पैसा बढ़ गया, ब्लैक मनी कब लेके आओगे, है ना। तो इसमें ब्लैक मनी का कोई जिक्र नहीं हो रहा। और मैं पहले बता चुका हूँ 2018 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में कि हम जो है वो अपने टैक्स मैटर्स को सॉल्व करने के लिए आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो इंडिया की दिसंबर या सितंबर 2019 के आसपास जो है वो आई थी, जिसमें ये लिस्ट जारी थी कि किन के अकाउंट जो वहाँ पे हैं। तो इसको याद रखना है। और जो स्विस नेशनल बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बर्न ज्यूरिच के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ज्यूरिच जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। लेकिन ये रैंक भी दोस्तों आपने याद रखने, यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिया का 86 रैंक, मेरे ख्याल से ये तो हर बच्चे को पता होगा कि 86 रैंक जो है वो इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में था। किसमें था? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में था, जिसमें टॉप किसने किया था? न्यूजीलैंड। मतलब सबसे कम करप्शन कंट्री कौन सी थी? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क, जो कि ज्वाइंटली जो है वो पहले स्थान पे रखी गई थी। और ये इंडेक्स कौन पेश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 4th रैंक था इंडिया का एशिया पावर के अंदर, एशिया पावर इंडेक्स 2020, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉप किया था। नेक्स्ट 10th रैंक इंडिया का एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स के अंदर। और हेल्थ इंडेक्स को पब्लिश किया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसमें टॉप किसने किया था? सिंगापुर ने। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इंडिया हैज सेट टारगेट टू अचीव द रीस्टोरेशन ऑफ 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय विच ईयर? तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन डे ऑफ डेजर्टिफिकेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन हमने सेलिब्रेट किया 17 जून को। तो उसी दिन ये क्लियर किया गया कि इंडिया का भी एक टारगेट है कि 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है, जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे, उसको रीस्टोर करेंगे और लैंड को अच्छा करेंगे। कौन से ईयर तक? 2030 तक। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर एक एटलस भी इंडिया का जारी किया गया है, और ये इसरो की हेल्प से जो है वो जारी किया गया है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे इस मिनिस्ट्री के बाबुल सुप्रियो जी, उन्होंने इसको रिलीज किया था, इस एटलस को। और ये एटलस जो है वो स्टेट वाइज एरिया डिग्रेडेड जो लैंड्स है वो बताता है 2018 और 19 के बीच में। और एक बुक भी रिलीज की गई जिसमें लिखा हुआ इंडिया होस्टिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP14, एंड उसके ऊपर एक मूवी भी जो है वो इंडिया रिलीज करता है। लेकिन आपने याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और आपने याद रखना इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी राज्यसभा से महाराष्ट्र है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बाबुल सुप्रियो हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी असनोल है।
असनोल। और ये वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, असनसोल। असनसोल जो है वो वेस्ट बंगाल में है। और एक बात याद रखनी है, इनको एक अवार्ड भी दिया गया इस उसके अंदर, इस इवेंट के अंदर, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के अंदर सुमंत सुमंत को एक अवार्ड दिया गया है। एसडीजी पायनीर ऑफ द 2021, वो सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स के लिए, उसमें डिजर्टिफिकेशन का भी आता है। और साथ ही साथ एक स्पेशली यूएनसीसीडी की तरफ से एक अवार्ड दिया गया जिसको नाम दिया गया है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021, ये यूएनसीसीडी की तरफ से दिया जाता है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? फेमिलियल फॉरेस्ट्री को। ये हमने आज ही क्वेश्चन को किया है, उसको आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ एम्पावरमेंट। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है यूथ एम्पावरमेंट की और साथ में बात हो रही है लेबर मिनिस्ट्री की। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके होगा? यूनिसेफ के साथ मिलके होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ मिलके हम यूथ को एम्पावर करेंगे। किस तरह से करेंगे? उनको ट्रेनिंग देके, उनको अलग अलग चीज़ें सिखा के, उनको आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल जो स्किल्स और गाइडेंस उनको चाहिए वो हर तरह की उनको प्रोवाइड की जाएगी। स्पेशली इवन अगर कोई स्टार्टअप भी है उनको भी जो है वो यहाँ पे हेल्प की जाएगी। इवन उनको किस तरह से आप करियर को अपना आगे बढ़ा सकते हो, कौन सी जॉब आपके लिए प्रेफरेबल है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। और दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हो यूनिसेफ और साथ में उनका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ संतोष गंगवार जी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उनकी तरफ से साइन किया गया ताकि यूथ इन इंडिया स्पेशली फॉर द अडोलेसेंट्स, उनको जो है वो यहाँ पे फोकस किया जा सके, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और उनको स्किल किया जा सके। और इसमें यूनिसेफ जो है वो अपने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ, लाइक युवा जो एक प्लेटफॉर्म है, जनरेशन अनलिमिटेड, उनके साथ पार्टनरशिप करके इंडिया को जो है वो स्किल करेगा और जॉब्स की जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो जनरेशन यू है इसका मतलब है जनरेशन अनलिमिटेड। और जनरेशन अनलिमिटेड एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसका मेन उद्देश्य यही है कि यंग जो पीपल हैं या यंग जो लोग हैं उनको प्रोडक्टिव वर्क में लगा के उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो करवाई जा सके। और युवा आपको ऑलरेडी पता है कि ये इसका मेन मकसद यही है कि रेलिवेंट स्किल्स और जो फ्यूचर जनरेशन है वो ऑलरेडी रेडी हो सके किसी भी कंट्री के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर 2030 के इन्होंने लक्ष्य रखे हुए हैं। तो उसको क्या, और ये दोनों प्लेटफॉर्म यूनिसेफ के हैं, ये भी आपने याद रखना है। और यूनिसेफ जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा फोरे हैं। और दोस्तों संतोष गंगवार जी के बारे में याद रखना है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा से बरेली है। कौन सी है? बरेली, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड लिबरेशन हीरो ऑफ विच कंट्री केनेथ डेविड कौंडा पास्ड अवे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है इवन, क्योंकि ये एक कंट्री के लिबरेशन हीरो हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट है, मतलब इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया उस कंट्री के और देश को आजाद करवाने में हेल्प की। तो पहले प्रेसिडेंट भी बने और अब उनका देहांत हो गया। और वो कौन सी कंट्री की बात हो रही है? जाम्बिया की बात हो रही है। तो आप उनका चेहरा देख सकते हो, जाम्बिया के फाउंडिंग फादर प्रेसिडेंट केनेथ कौंडा डाइज। और दोस्तों इनको के नाम से भी जाना जाता था, इनिशियल नाम जो है वो केनेथ कौंडा है, तो इसलिए इनका नाम जो है वो के भी पड़ गया। और एक बात आपने और याद रखनी है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं जाम्बिया के, मतलब आप कह सकते हो कि जाम्बिया के ऊपर इन्होंने रूल किया 27 साल तक, मतलब 1964 जब इनको आज़ादी मिली थी ब्रिटेन से, और ये 1991 तक जो है वो एज ए प्रेसिडेंट जो है वो जाम्बिया के रहेंगे। तो 27 साल इन्होंने जाम्बिया के ऊपर रूल किया है। इवन इन्होंने जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लाइक सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लाइक अंगोला हो गया, नमीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, इन कंट्रीज में भी जो है वो वाइट माइनॉरिटी रूल के जो है मतलब आप कह सकते हो कि वाइट जो ब्रिटेन है उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने आवाज उठाई है, सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो। और वाइट माइनॉरिटी रूल का मतलब है कि वहां पे ब्रिटेन के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई गई है। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नोन एज दी चा 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 कैंपेन, मतलब जैसे गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी वैसे इन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ वहां पे मूवमेंट स्टार्ट की थी। और इन्होंने एज ए टीचर भी काम किया है, माइन वेलफेयर ऑफिसर भी काम किया है, और भी लाइक आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस के कैंपेन में हिस्सा लिया है। इन्होंने HIV एड्स के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई को लड़ा अफ्रीका के अंदर और काफी लोगों को इससे जागरूक करवाया। तो अपने नाम याद रखना है, क्या है? केनेथ कौंडा। कंट्री याद रखनी है जाम्बिया, और साथ ही साथ याद रखना है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
हु वन द गोल्ड मेडल इन मीटिंग सिटाडे दी लिजोबा इन पोर्तुगल। तो ये नाम थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मीटिंग मैं बता देता हूँ, एक जगह है दोस्तों पोर्तुगल के अंदर, एक शहर है पोर्तुगल के अंदर, तो वहां पे गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर। किसने? नीरज चोपड़ा ने। तो आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। तो सिर्फ क्वेश्चन को उतना ही याद कर लें जितना यहां पे लिखा हुआ है, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शिवपाल सिंह याद रखना है, ये भी जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। अनुरानी, ये भी जेवलिन थ्रो की प्लेयर हैं। दुती चंद के बारे में याद रखना है, कौन सी गेम से बिलोंग करती हैं? ये दोस्तों बहुत ही फेमस स्प्रिंटर हैं। क्या याद रखना है? बहुत ही फेमस स्प्रिंटर हैं, 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेती हैं दुती चंद। तो इतना ही याद रखना है, पोर्तुगल में ये हुआ है, और यहां पे देख सकते हो नीरज चोपड़ा का चेहरा। और टोक्यो ओलंपिक्स में हमने जनवरी में कवर किया था, ये क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो जैवलिन थ्रो किया था 87.86 मीटर में साउथ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपने जो है वो वन लाइनर के बेसिस पे याद रखना है। पेसिफाई एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव स्काई सर्वे लेड बाय एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर। तो एक आप कह सकते हो स्काई सर्वे को लीड करेगा एक प्रोग्राम जिसका नाम क्या है? पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब है पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट, जिसको पेसिफाई कहा गया है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्काई सर्वेस करेगा, जिसमें स्टार्स की स्टडी की जाएगी, और इसको लीड कौन करेगा? इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो है वो इसको लीड करेंगे। इस चीज को आपने याद रखना है। इसका नाम जो है वो थोड़ा सा एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। और इसका मेन उद्देश्य यही होगा कि जो स्टार से, मतलब जो तारे हैं ऊपर, उससे लाइट जो आ रही है, उससे उसको हम क्या किस तरह से डिटेक्ट कर सकें। और इसमें जो मेन इंस्टीट्यूट होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स होगा, जो ग्रीस का है, वो मेन लीडर होगा। और भी कई इसमें इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जैसे इंडिया की इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, वो शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो शामिल है। इवन इस प्रोजेक्ट को जो है वो फंड कर रही हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे 7.39 करोड़ रुपीज जो है वो इन्फोसिस फाउंडेशन की तरफ से, इंडिया की तरफ से दिया गया। तो और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना पैसा प्रोवाइड कर रही हैं। और दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होगा कि नाइट स्काई इन द सदर्न एंड द नदर्न हेमिस्फीयर यूजिंग हाई क्वालिटी ऑप्टिकल पोलरिमीटर्स। तो देखा जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर में रात को और सदर्न हेमिस्फीयर में रात को जो तारे लाइट छोड़ते हैं, तो उसके बारे में जो है वो यहाँ से जानकारी हमें मिलेगी। और इसमें जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, कैसे वो हुआ, उसके बारे में भी हमें पता लगेगा। तो सिंपल याद रखना है पेसिफाई जो है वो बेसिकली क्या है, इसके बारे में कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना है कि जो लाइट आ रही है स्टार से, उसकी जो है वो स्टडी करता है ये। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगेन फ्रॉम पिक्चर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मतलब नितिन गडकरी जी की बात कर रहा हूं। एक कॉमन नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है कि हम जो है वो आज से व्हीकल्स का पक सर्टिफिकेट इशू किया करेंगे। पक का मतलब पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट इशू किया करेंगे। मतलब जिनकी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है कार में, आपने काफी बार देखा होगा कि ऑटोज हैं, 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं, उनकी कार के पीछे धुआं जो है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इसका मतलब यार वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। और आप सोच भी रहे होगे कि उनको यार पोल्यूशन सर्टिफिकेट किसने दे दिया, मतलब चेक करके देते नहीं है इंडिया में खास करके, अब जाओ और आपको बना के दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब सरकार जो है वो पक सर्टिफिकेट इशू किया करेगी, जिससे ये पता लगेगा कि अगर आपकी व्हीकल का जो एमिशन लेवल है वो बराबर नहीं है, तो आपको रिजेक्शन स्लिप मिलेगी, जो कि आपको पता लगेगा कि आपके एमिशन लेवल जो है बराबर नहीं, आपने बराबर करना है उसको। अगर बराबर हैं एमिशन लेवल जो है वो आपके ठीक है, एनवायरनमेंट को नहीं खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये पक सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो कि अगर बहुत अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखेगी। तो यही प्रॉब्लम अगर ना हो इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से पोल्यूशन लेवल काफी ठीक हो सकता है, और कार्बन जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम कम कर सकते हैं। इवन इसमें QR कोड की ऑप्शन दी गई है। इसमें क्या होगा कि व्हीकल की सारी डिटेल्स जो है वो उससे निकल जाया करेंगी, और इसमें रिजेक्शन स्लिप मिलेगी, जिसके जो है वो आप कह सकते हो कि परमिसिबल लेवल पे जो है वो मैच नहीं कर रहा एमिशन जो व्हीकल से आ रहा है, ताकि व्हीकल जो है वो सर्विस की करवाई जा सके, और आप स्लिप दिखा के सर्विस जो है वो करवा सकते हो। और इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा कि रोड एक्सीडेंट्स को कम कर दिया जाएगा, 50% तक जो है वो कम कर दिया जाएगा। ये भी डाटा जो उन्होंने दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, ये जितनी भी चीजें हैं, ये एक रूल है, दैट इज द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स ऑफ 1989, उसके तहत जो है वो इसको किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट आपको पता है दोस्तों किसके अंडर आती है? नितिन जयराम गडकरी जी के अंदर। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल हेल्पलाइन नंबर विच वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यू टू साइबर फ्रॉड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि साइबर फ्रॉड के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या कोई आपको साइबर फ्रॉड के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए कोई तंग कर रहा है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो और ये नंबर है 155260। और ये नंबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मेजर बैंक्स या पेमेंट्स बैंक्स या वॉलेट्स या ऑनलाइन मर्चेंट के साथ मिलकर इस पोर्टल को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी नंबर के थ्रू जो है वो हम उनको पकड़ लेंगे जो आपके साथ फ्रॉड करेगा। इवन इसमें अभी तक जो है वो अप्रैल 2021 तक जो है मतलब अप्रैल 1 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और अभी तक जो है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए जो है वो हमने इसमें बचा लिए हैं जो साइबर फ्रॉड्स के थ्रू होना था। तो मतलब ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है अगर हम जागरूक रहें, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट साइंड ए एमओयू विद द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट टू बिल्ड इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज इन द ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए हमने जो है वो एक इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है और वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? IIM नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर। उन्होंने एमओयू साइन किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दोस्तों अपने याद रखना है कि कहाँ पे है ये, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पूना के अंदर। कहाँ पे है ये? पूना के अंदर। और IIM नागपुर, नागपुर मतलब पूना और नागपुर तो यार पास ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूना और नागपुर अगर पास हैं तो इन दोनों का एग्रीमेंट जो है बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि एक जो है वो अगर आप देखोगे लॉजिस्टिक हब है, एक अगर आप देखोगे हमारे पास ट्रांसपोर्ट पार्ट्स का हब है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पुणे जो है वो ऑटोमोबाइल हब है, नागपुर जो है वो लॉजिस्टिक हब है, मतलब यहाँ पे सामान जो है वो बहुत लंबी मात्रा में जो स्टोर रहता है। तो मतलब इसको आप बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो इस एरिया को। तो उसी के लिए IIM नागपुर के साथ जो है वो टाई अप किया गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, बस इतना ही याद रखना है जो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है हमारे पास, हु वन यूएस वुमेन ओपन 2021। आप सोच रहे होगे कि इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट में क्यों ले रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्यों नहीं किया? क्योंकि यार अभी आपको पता है कि जो यूएस ओपन है वो तो अभी हुआ ही नहीं है 2021 का, क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और अभी तक जो है वो हमारे पास कौन सा हुआ है? फ्रेंच ओपन हुआ है। ये दो ही हुए हैं अभी तक हमारे पास, और ये दोनों टूर्नामेंट जो है वो दोस्तों टेनिस के हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? गोल्फ की। तो सिर्फ एक नाम आपने क्वेश्चन से याद रखना है, और वो कौन सा याद रखना है? यूका सासो। ये नाम याद रखेंगे, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? फिलीपींस से। और सासो जो है वो ड्यूल सिटीजन है फिलीपींस और जापान की, और याद रख सकते हो कि यंगेस्ट चैंपियन है इस टूर्नामेंट की। सिर्फ इतना याद रखना है कि यूएस गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है? यूका सासो, जो कि फिलीपींस के हैं और पहली फिलीपींस की प्लेयर हैं जिन्होंने मेजर गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नोटिफाइज अमेंडमेंट ऑफ केबल टीवी रूल्स एंड साथ ही साथ ट्राई ने लॉन्च कर दिया है चैनल सिलेक्टर पोर्टल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो एक दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। वो कौन सी जो है वो आप याद रखोगे? एक तो याद रखना है कि हमारे पास एक केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट है 1995 का, उसको थोड़ा सा अमेंड करके इन्होंने रूल बना दिया केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 2021। इसके तहत उन्होंने कह दिया है केबल टीवी रूल्स के अंदर एक चेंजेस की जा रही है कि आप अपना टीवी चैनल के ऊपर जो भी चैनल हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो वेब पोर्टल के थ्रू, क्योंकि पहले एप्लीकेशन के थ्रू था जो स्मार्टफोन से यूज नहीं कर रहे हैं, अब वो वेब पोर्टल के ऊपर जाके भी जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में याद रखेंगे। इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी महाराष्ट्र है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन PD वाघेला हैं, PD वाघेला। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर द कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। मतलब अलग अलग 26 स्टेट्स में ये कराया जाएगा। 111 सेंटर जो हैं वो इसके अंदर बनाए गए हैं ताकि ये ट्रेनिंग कोर्स पूरा हो सके। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आएगा और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। इसमें 6 तरह के अलग अलग कोर्सेज करवाए जाएंगे टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा, और इसमें इनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा, खास करके उनके ऊपर जो नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। क्योंकि अगर वो बंदा नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर
वर्कर है और उनको हम मेडिकल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हम हेल्थ केयर सेक्टर को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में याद रखना है, महेंद्र नाथ पांडे जी यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, चंदौली, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इंडियन आईटी टू हिट 300 to 350 बिलियन रेवेन्यू बाय 2025, टॉप 5 आईटी कंपनीज टू ऐड ओवर 96,000 एम्प्लॉय इन फाइनेंशियल ईयर 20। लेकिन ये एक सर्वे है, ये हकीकत नहीं है। अभी ये सर्वे किसका है, नासकॉम का है। नासकॉम का मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो उन्होंने एक आइडिया दिया है कि 300 से लेकर $350 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा हर साल 2025 तक, मतलब ये इनका आइडिया है। और जो टॉप 5 आईटी कंपनीज है लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा, ये जो है वो 96,000 एम्प्लॉइज को यहाँ पे जो है वो रोजगार देंगी, या फाइनेंशियल ईयर 22 तक इन्होंने आइडिया दिया है। तो कुछ याद नहीं करना है इसमें, सिर्फ इतना ही थोड़ा सा पढ़ लेना है। नासकॉम की स्टैब्लिशमेंट 1988 में हुई थी, जिस ईयर में सेबी की स्टैब्लिशमेंट हुई उसी ईयर में नासकॉम की हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, प्रेसिडेंट देवजनी घोष हैं, देवजनी घोष। नेक्स्ट, दानिश फंड आईएफयू UNOPS S3I पार्टनर्स विद ACME सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। 3 ऑर्गेनाइजेशन है, बस इतना याद रखना है। 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? एक तो डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, IFU। IFU का मतलब है इन्वेस्टमेंट फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। एक है UNOPS की ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, S3I। S3I का मतलब है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया की, जिसका नाम है ACME। ACME जो है वो मतलब सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करती है, 51% होल्ड करेगी इस सोलर पावर प्रोजेक्ट के अंदर। और जो IFU है वो 39% होल्ड करेगा, और S3I जो है वो 10% होल्ड करेगा। तो इतनी शेयर होल्डिंग रहेगी, और ये 250 मेगावाट 250 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है राजस्थान में खोला जाएगा। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, फिर से कहूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दिन नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है 17 जून को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो इंडिजेंट क्रोकोडाइल्स हैं उनको जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इसको वर्ल्ड क्रॉक डे भी कहा जाता है, वर्ल्ड क्रॉक डे। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है 2021 का, 18 जून को मनाया जाता है इसको। और इसका मतलब है, नाम से पता लग रहा है कि किस तरह से हम जो है वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं गैस्ट्रोनॉमी के बारे में, और किस तरह से हम लोगों को इससे जो है वो आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए फूड को बचा के रखना है। तो 18 जून मतलब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सेलिब्रेट कह सकते हो या ऑब्जर्व कह सकते हो, इसको किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 18 जून 2021 का, व्हाट वाज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ SLR हैड नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेड। तो नरसिम्हा कमेटी ने कितनी जो है वो SLR रिकमेंड किया था। तो SLR दोस्तों आपको पता है कि मैक्सिमम लिमिट इसकी किसी टाइम पे 40% होती थी, लेकिन नरसिम्हा कमेटी 1991 एंड 1998 ने ये रिकमेंड किया कि जो SLR है वो 25% तक ले आओ, और जो CRR है वो 10% तक ले आओ। ये रिकमेंडेशन थी किसकी, नरसिम्हा कमेटी 1991 एंड 1998 की। तो ये आपने याद रखना है जो भी उनकी रिकमेंडेशंस थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्या कहता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक्स ऑपरेट ओनली फ्रॉम ए सिंगल ब्रांच। मतलब जिस बैंक की एक ही ब्रांच है वहीं से वो ऑपरेट करते हैं, उस बैंक को क्या कहा जाता है। अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप आंसर बता सकते हो, इतना सिंपल क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों एक बात याद रखनी है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, और बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं। और गाइस अफेयर्स क्लाउड को मतलब सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके। और साथ ही साथ जो है वो अगर आप वीडियोस को देख रहे हो और PDF से पढ़ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। और हमारी PDFs को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अगर आप इस कोड का यूज करते हैं। और गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहें और खुश रहें। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।